नमस्कार साथियों, आप सबके YouTube चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लघु सिद्धांत कौमुदी के जितने भी स्त्री प्रत्यय हैं उन सब का वर्णन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आप सबको स्त्री प्रत्ययों का भली भांति पता होगा कि टाप, गीस, गीन इत्यादि प्रत्यय स्त्री प्रत्यय होते हैं। लेकिन दोस्तों, उनसे जो बनने वाले शब्द होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं और टाप, गीस और गीप इनके अलावा भी ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहला सूत्र इसमें है स्त्रीयाम। दोस्तों, स्त्रीयाम सूत्र जो है यह एक अधिकार सूत्र है। दोस्तों, आपको पता होगा कि संस्कृत भाषा में कई सूत्र ऐसे होते हैं जो कि आदेश सूत्र होते हैं, कुछ अधिकार सूत्र होते हैं, कुछ उपदेश सूत्र होते हैं। यह एक अधिकार सूत्र है और इसलिए यहाँ पर कहा गया है अधिकारो अयम, यह एक अधिकार सूत्र है। उसके बाद दोस्तों, इसका अधिकार कहाँ से कहाँ तक है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका अधिकार जो चलता है दोस्तों, वो यहाँ पर समर्थानाम प्रथमाद्वा यहाँ तक चलेगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे पहला सूत्र इन्होंने दे रखा है अज आद्यः तष्टापः। इसके अंदर आपने दो चीज़ें समझनी हैं। एक तो अजादि। अजादि का अर्थ यह है कि ऐसे शब्द जिनके स्टार्टिंग में कोई स्वर हो, और हर्ष अकारांत का अर्थ है ऐसे शब्द जिनके अंत में अ आता हो। तो ऐसे शब्दों को जब आप स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसके साथ आपने टाप प्रत्यय का प्रयोग करना है। दोस्तों, टाप का केवल आ बचता है और आपको यहाँ पर स्पेशली इन्होंने बता रखा है। इससे बनने वाले शब्द आपको दे रखे हैं बहुत सारे, एडका से लेके गंगा, सरवा इत्यादि हैं। अब एडका अश्वा में पहले अ है, अश्वा में और एडका में ए है, मतलब ये अजादी हैं। और चटक में क में अ है, यानी ये अकारांत है। ऐसे ही मूषक, बाल, वत्स इत्यादि आपने समझ लेने हैं। उसके बाद दोस्तों, अगला जो है सूत्र वह है उगितश्च। ये सूत्र कहता है कि ऐसे शब्द भाई जिसमें आपने कोई प्रत्यय जोड़ा हो और उस प्रत्यय में अगर कोई उक प्रत्याहार का शब्द हो या वर्ण हो तो वहाँ पर हमने गीप प्रत्यय लगाना है। अब देखिए, यहाँ पर गीप आ गया। अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, आप ध्यान से देखिए, इसमें तीसरी पंक्ति में भा प्लस डवतु और ब्रैकेट में अवत दे रखा है। भा धातु के साथ डवतु प्रत्यय लगा है। डवतु का ऊ कटता है तो ऊ हमारा उक प्रत्यय में आता है, उक प्रत्याहार में आता है। देखिए ध्यान से, रि, ऊ, री, द्री तीन हमारे उक प्रत्याहार में आते हैं। तो भा के साथ अवत जोड़ोगे बन जाएगा भवत। फिर ये उगित हो गया, इस कारण यहाँ पे गीप जोड़ दिया और आपका शब्द बन गया भवती। उसके बाद दोस्तों, इन्होंने इसी सूत्र के अंत में दे रखा है भू प्लस क्षत्री प्लस गीप। अब क्षत्री जो प्रत्यय है उसके नीचे री है, तो जब ये जुड़ता है तो शब्द हमारा बनता है भवन। और भवन के साथ जब आप यहाँ पे भवंत शब्द के साथ जब आप गीप लगा दोगे तो आपको पता ही है हमारा बन जाएगा भवती। उसी प्रकार पच के साथ क्षत्री जोड़ के पचंत शब्द बनता है, उसके साथ गीप जोड़ दोगे बन जाएगा पचंती। उसके बाद दोस्तों, यह सूत्र आपके पास है टिट, ड, अण, अय, द्वंस, दजनत, मात्रच, तयप, ठक, ठय, कय और क्वरप। इसमें 12 प्रकार के प्रत्यय बताए गए हैं और ये सूत्र यह कहता है कि ये 12 प्रत्यय जिन शब्दों के साथ लगे हों उनके साथ आपने क्या करना है, की प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो पहला है टित। टित प्रत्यय का मतलब यहाँ पे है टित हमारा शब्द में जो ट है वो इत होना चाहिए या प्रत्यय का ट इत होना चाहिए। आपको पता है पूर्व कृदंत जब आपने किए होंगे तो वहाँ पर एक सूत्र आता है चरेष्ट। चर धातु के साथ ट प्रत्यय लगता है और ट का बचता है अ। तो कुरुचर में इन्होंने देखिए दे रखा है कुरुचर प्लस ट, ट का इन्होंने अ बचा दिया। तो इसका मतलब क्या है, ट का लोप हो गया, तो इट मीन्स यह टित है।
फिर कुरुचर में इन्होंने गीप जोड़ दिया, बन गया कुरुचरी। फिर आगे आपको एक शब्द दे रखा है नदट। अब ध्यान से देखिए, नदट में पीछे ट हलंत है, देवट में भी ट हलंत है, तो ट इनका कटेगा। इट मीन्स ये भी हो गए टित, तो टित हो गए तो गीप जोड़ दो, बन गया नदी और देवी। दोस्तों उसके बाद है आपका ढ प्रत्यय। अब ढ किस में होता है? ढक प्रत्यय में होता है। दोस्तों आपने तदित पढ़े होंगे, उनमें एक सूत्र आता है आयन ए इन इय फड़क छखादिनाम प्रत्यादिनाम, यानी जो आयन आदि आदेश हैं, फड़क इन सूत्र आदि को ये होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया? ढक को ए कर दिया। आपको ढक को कंप्लीट को ए नहीं होगा दोस्तों, केवल ढ के स्थान पर ए होगा, क जो है इसका कट जाता है। तो ये यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, सुपर्णी शब्द के साथ ढक के जो ढकार है उसको आपने ए कर दिया, और यहाँ पे तद्धितेषु अचाम आदि से वृद्धि कर दीजिएगा और सौपर्णेय शब्द बन गया। फिर आप जोड़िए इसके साथ गीप प्रत्यय, बन जाएगा सौपर्णेय। दोस्तों आपको इस प्रोसीजर का तो पता होगा ही कि जब हम अंतिम प्रत्यय किसी के साथ जोड़ते हैं, खासकर स्त्री प्रत्यय, तो यचि भम सूत्र भ संज्ञा करता है और यस्य यति च से क्या होता है? आकार का लोप होता है। तो ये बात आपको पता होगी, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है आगे अण प्रत्यय। अब आपको पता है इंद्र में अण जोड़ा है, अण का बचेगा अ, आदि अच को वृद्धि होके बन गया ऐन्द्र। अब ये अण था इसलिए यहाँ पर गीप हो गया और बन गया ऐन्द्री। ऐसे ही अय प्रत्यय है, उत्स में अय जोड़ा, ये यित है, इसका अ बचता है, आदि अच को वृद्धि हो गई तो औत्स, इसमें गीप जोड़ दिया, बन गया औत्सी। उसी प्रकार द्वयश्च प्रत्यय का बचता है द्वयस, तो उरु के साथ द्वयस जोड़ा तो क्या बन गया? उरु द्वयस। अब द्वयस था तो गीप कर दीजिए, उरु द्वयस ही बन गया। ऐसे ही दधनज से दधन बच गया, मात्रज से मात्र बच गया, तयप का बचता है तय। उसके बाद दोस्तों स्पेशल सूत्र यहाँ पर है ठक, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ठक प्रत्यय का इन्होंने ब्रैकेट में देखिए इक कर रखा है, नीचे ठै का भी इक कर रखा है, लेकिन दोस्तों ये कंप्लीट प्रत्यय को इक नहीं होता है, बल्कि जो इसमें केवल ठ है इसको इक होगा। एक सूत्र आता है ठस्येकः, उस सूत्र से ठ के स्थान पर इक होता है। दोस्तों हिंदी में आपने इक प्रत्यय का प्रयोग बड़ा देखा होगा कि हिंदी में इक प्रत्यय होता है, लेकिन संस्कृत में इक प्रत्यय नहीं होता है, बल्कि ठ चाहे वो ठक का हो या ठय का हो, उसकी जगह पर ही इक होता है। तो अक्ष आदि अच को वृद्धि कर दीजिए, उसके बाद आक्षिक बन गया, इसको गीप कर दो, बन जाएगा आक्षिकी। ऐसे ठय में लावणिकी बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कय प्रत्यय है। अब कय का बचता है केवल अ, आदि अच को वृद्धि पहले से ही है क्योंकि उसमें आ है, इसमें गीप कर दीजिए, यादृशी बन गया। उसके बाद करप प्रत्यय है, इण में करप जोड़ोगे तो वर बचेगा, तुक आगम कर दीजिए इत्वर, फिर हो जाएगा गीप, बन जाएगा इत्वरी। तो आपके पास यह प्रश्न आ सकता है कि इसमें कितने प्रत्यय हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इन्होंने आपको दे रखा है नय स्नय इकक ख्युन, उसके बाद तरुण तरुणा नाम उपसंख्या नाम, यानी ये क्या करता है सूत्र, ये जो प्रत्यय हैं नय स्नय इकक ख्युन और कुछ शब्द हैं तरुण और तलुन, इनके साथ आपने गीप लगाना है। तो भाई जब स्त्री के साथ आप नय जोड़ोगे तो स्त्रैण बन गया, ये तो आपको कंप्लीट प्रोसीजर पता ही होगा। अब ये नय प्रत्यांत था, इस वजह से गीप जुड़ गया। ऐसे ही पौंसन में स्नय प्रत्यय है तो पौंसन में गीप कर दिया, बन गया पौंसनी। शक्तिक में ईकक जोड़ दिया, ईकक का बचता है ईक। अब आदि अच को वृद्धि करके हो गया शाक्तिक, गीप जोड़ा, बन गया शाक्तिकी। यष्टि शब्द के साथ ईकक जोड़ा, बन गया याष्टिक, फिर गीप जोड़ दो, बन गया याष्टिकी। ऐसे ही आड्याय करण भी बन जाएगा। अब यहाँ पे स्पेशल चीज़ क्या है वो देख लीजिए। आड्याय क्री में इन्होंने जोड़ा है प्रत्यय ख्युन। दोस्तों एक सूत्र आता है यू वोर ना अकऊ, वो सूत्र पूर्व कृदंत का है, वो क्या करता है यू की जगह कर देता है अन। तो आड्याय क्री के साथ यू को कर दिया अन, तो करण बन गया, न को न इसलिए हो गया क्योंकि इसमें र था, फिर गीप कर दो, बन गया आड्याय करणी। ऐसे ही तरुण के साथ इन्होंने स्पेशली बोला है तो तरुणी, और तलुन के साथ गीप करोगे बन जाएगा तलुनी। उसके बाद आपके पास सूत्र है ययश्च, ये भी कोई
खास नहीं है, बस प्रत्यय की बात करनी है। इसमें भी यय प्रत्यय होगा शब्द के अंत में, उसके साथ आपने क्या करना है, गीप करना है। देखिए यहाँ पे गर्ग के साथ यय है, गर्गादि भी यय से हो गया। तद्धितेषु अचाम आदि से आदि वृद्धि हो गई, गार्ग प्लस य बन गया। फिर यचि भम से भय संज्ञा होकर यस्येति च से उसके आकार का लोप हो गया, तो गार्ग प्लस य बन गया। ययश से यहाँ पे गीप हो गया। फिर दोबारा से भ संज्ञा होके आकार का लोप होके बन गया गार्ग्य, फिर ई। उसके बाद दोस्तों ये कंप्लीट कब बनेगा, जब अगला सूत्र आ जाएगा। फिर ये सूत्र क्या कहता है अगला, हलस तद्धितस्य, कि हल से परे तद्धित के य का लोप कर दो। ठीक है, अगर उसके बाद में ई हो। अब ध्यान से देखिए, गार्ग्य के अंत में य है, हलंत है, उसके आगे दो और हैं, ग आधा है, र भी आधा है, पीछे ई भी है, तो य का लोप कर दो, शब्द बन जाएगा आपका गार्गी। अगला सूत्र है प्राचाम स्फ तद्धितः। ये सूत्र क्या कहता है भाई, कि यह प्रत्यांत शब्द हो उसको स्फ प्रत्यय भी करना है आपने। अब जैसे गर्ग शब्द था, आपने इसके साथ यह जोड़ के बना दिया गार्ग्य, फिर ये सूत्र स्फ प्रत्यय कर देता है। अब एक सूत्र मैंने आपको पीछे बोला था, आयन ए इन इय, यानी फ की जगह पे हो गया आयन। अब इसका श कट गया तो मतलब ये शीत हो गया। ठीक है, आगे चलेंगे इसके बारे में। तो गार्गायन शब्द बन गया, र की वजह से न को न हो गया। अब इसमें गीस प्रत्यय करेगा अगला सूत्र, सिद्ध गौरादिभ्यश्च। ये सूत्र क्या कहता है कि या तो प्रत्यय शीत हो, जो कि स्फ प्रत्यय में श कटा था, इस वजह से वो शीत था। गौर आदि शब्द हो, उसके साथ गींस लगाएंगे, तो गार्गायन में अगर आप गींस जोड़ोगे तो बन जाएगा गार्गायिणी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने आपको 3 शब्द दे रखे हैं, नृत्य प्लस शून्य, रज प्लस शून्य, खन प्लस शून्य। तीनों में आधा षटकोण वाला श है, ये कटेगा, न भी कट जाएगा, बच जाएगा वू, और वू को हो जाएगा अक। सूत्र मैंने आपको पीछे बोला था, यू वोर ना अकऊ, यू को अन, वू को अक। अब इनमें अक जोड़ के सिचुएशन दे रखी है, कंप्लीट रेड कलर से वर्ड बना के दे रखे हैं। अब इनमें शीत था, इसलिए गींस करके बन गया नर्तकी, रजकी, खनकी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अगला सूत्र दे रखा है वयसी प्रथमे। वयस का मतलब होता है उम्र, और प्रथम का मतलब है पहली उम्र, यानी आरंभिक आयु होती है किसी की, उसमें अगर कोई ऐसा शब्द आए उसके बारे में बताता हो तो वहाँ पर आपको गीप प्रत्यय करना है। तो कुमार में गीप जोड़ोगे। अब कुमार किसी राजकुमार को भी बोल सकते हैं, किशोर किसी कम उम्र के बच्चे को बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे गीप कर दोगे, बन जाएगा कुमारी और किशोरी। अगला सूत्र है दोस्तों द्विगो। ये सूत्र क्या कहता है भाई, हर्स्व अकारांत, अंत में अ होना चाहिए, द्विगु समास से युक्त शब्द होना चाहिए, उसके अंत में आपने गीप प्रत्यय कर देना है। जैसे त्रिलोक शब्द में, अब ध्यान से, त्रिलोक शब्द हमारा द्विगु समास का है, क के अंदर अ भी है, तो इसके साथ आप गीप कर दो, बन गया त्रिलोकी। लेकिन कुछ वर्ड इन्होंने स्पेशली दे रखे हैं जिनके साथ टाप होता है, ये सब सिचुएशन होने के बावजूद भी वो शब्द हैं त्रिफला और त्रयनिका, आप स्पेशली इनको याद कर लेना। फिर उसके बाद इन्होंने एक वर्ड और दे रखा है पंचपूल प्लस ई, पंचपूली भी बन जाएगा इसी तरह से। उसके बाद आगे इन्होंने एक सूत्र दिया है वर्णाद अनुदाता तो पदात धातो न। 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात है वर्ण होना चाहिए अनुदात, छोड़ो ये भी अनुदात उदात आपको समझ में ना आए कोई बात नहीं, आगे चलिए। अंत में त होना चाहिए उपधा में, उपधा में शब्द के त हो तो स्त्रीलिंग बनाएंगे तो गीप कर दोगे, ठीक है। और गीप जहाँ पे करोगे तो त को न भी करना है। जैसे एत में गीप जोड़ा आपने, अब एत में त उपधा में है, अंत में नहीं है, उपधा में है, तो इसके साथ आपने गीप किया तो तक न भी करना पड़ेगा, तो एन प्लस गीप एन ही बन गया। और जहाँ पर आप इसको नहीं करोगे तो वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, आप टाप कीजिएगा, एता बन जाएगा। ऐसे ही हरिणी शब्द बनेगा, ऐसे ही हरिता बनेगा, रोहिणी रोहिता, शयनी शयता, सेम एक ही प्रोसीजर से बनते हैं। अगला सूत्र है वो तो गुणवचनात्। ये क्या कहता है भाई कि अंत में किसी के ऊ हो शब्द के, वो गुणवाची हो, तो उसके साथ आपने गींस लगाना है। अब मृदु शब्द के अंत में छोटा ऊ है और मृदु शब्द गुणवाची भी है, तो गींस लगा दो, बन गया यण संधि होके मृद्वी। ऐसे ही पटु के साथ गींस लगा दो, अब पटु का मतलब होता है चालाक, तो पटवी बन गया। अगला सूत्र है बहुआदिभ्यश्च।
ये सूत्र क्या कहता है, बहु आदि जो शब्द हैं उनके साथ भी स्त्रीलिंग में आपने गींस लगाना है। तो बहु के साथ डायरेक्ट गींस लगाओ, बन जाएगा बहवी। उसके बाद अगली एक वार्तिक है भाई, कृत इकाराद अक्तिनः। ये वार्तिक यह कहती है कि जिसके अंत में छोटी ई हो और वो कृदंत हो, शब्द कृदंत हो लेकिन छोटी ई होनी चाहिए, पर उसमें कतिन प्रत्यय का प्रयोग ना हो। कतिन प्रत्यय स्त्रीलिंग में लगता है दोस्तों, स्त्रियाम तिन एक सूत्र आता है जिससे हमारे शब्द बनते हैं शक्ति, भक्ति, बहुत सारे, तो वो ना हो तो आपने गींस लगाना है। अब रात्रि के अंत में त्रिन प्रत्यय है तो यहाँ पे ई छोटी है, तो ये कतिन तो नहीं है, तो गींस कर दो, बन गया रात्रि बड़ी वाला। ऐसे ही यहाँ पे अंगुली धूली भी ऐसे ही बनते हैं। उसके बाद एक वार्तिक और है, सर्वतो अकतिन अनर्थाद इति एके। बात वही है जो ऊपर दे रखी है, कोई खास इसमें फ़र्क नहीं है, लेकिन इसमें एक बात दोबारा से वही बोली कि जो इकारांत वर्ड होना चाहिए। कुछ आचार्य कहते हैं कि गींस प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर आपने कहते हैं कतिन प्रत्यय के अर्थ भाव से भिन्न अर्थ वाले सभी कारांत शब्दों के साथ गींस करना है। वो तो स्पेशली बोलता था कि स्त्रीलिंग से युक्त वर्ड बनेगा, लेकिन ये कहते हैं उनसे अलग अगर कोई भाव देगा तब भी आपने गींस ही करना है। जैसे शकटी शब्द यहाँ पे बनता है। उसके बाद ये सूत्र बड़ा मेन है भाई, पुंयोगादाख्यायाम। यह कहता है कि कोई शब्द पुल्लिंग का हो उसके साथ आपने स्त्रीलिंग बनाना है तो गींस लगा दो। अब गोप शब्द क्या है, गोप पुल्लिंग है, गोप की स्त्रीलिंग गोपी बनेगी, तो गोपी गींस लग के बन जाएगा। आगे एक वार्तिक है, पालक अंतात न। यह कहते हैं कि पालक किसी के अंत में हो और उसको गींस नहीं करना, इतनी सी बात याद रखनी है इसमें। उसके बाद आगे एक सूत्र है, यह इसको कंप्लीट करेगा, प्रत्ययस्थात का पूर्वस्याद इद आपया इद आप्य सुपा। कहते हैं कि प्रत्यय में स्थित क से पूर्व आने वाले अ के स्थान पर ई करना है, पर यदि आप टाप चाप कुछ भी हो। तो पिछली वार्तिक ने ये कहा कि पालक के साथ गींस नहीं लगाएंगे, तो मतलब पालक के साथ फिर आप टाप लगा दो, अजाद्य टाप सूत्र से लगा दो। तो आपके पास अब आ गया अभी गोपालक शब्द आ गया। अब गोपालक में आपको पता है गोपाल में अक अलग करते हो तो क के आगे अ है भाई, उस अ को ये जो सूत्र है ई कर देगा, तो उसके बाद टाप होगा तो गोपालिक में आ जोड़िएगा तो बन गया गोपालिका। इसी तरह से अश्वपालिका, सर्विका, कारिका बनते हैं। ये वार्तिक बड़ी मेन है भाई, सूर्याद देवतायाम चाप वक्तव्य। ये कहते हैं कि सूर्य जो देवता है उसकी अगर किसी स्त्री की बात अगर हम करते हैं तो सूर्य की अगर पत्नी होगी उसको हम स्त्रीलिंग में चाप प्रत्यय करेंगे। अकेली वार्तिक है तो सूर्य से चाप जोड़ा, चाप का भी बचता है आ, बन जाएगा सूर्या। लेकिन अगर कोई भाई मानुषी हो तो क्या करेंगे, इसलिए आगे एक वार्तिक है, सूर्य अगस्त्योश्छे च ज्ञाम च। कहते हैं सूर्य और अगस्त्य शब्द के बाद यदि छ या गी हो तो य का लोप करना है। अब देखिए ध्यान से क्या है, इन्होंने वर्ड बनाया है सूरी। अब भाई सूरी यानी कौन है, कुंती मानुषियम। कुंती जो थी, जो पांडवों की माँ थी, शूरसेन की कन्या थी, कुंती भोज को उन्होंने दान कर दी थी बचपन में ही जब उसका जन्म हुआ था, तो इसी वजह से उसका नाम सूरी था। अब सूर्य की पुत्री या सूर्य की जो पत्नी है वो सूर्या देवता रूप में बन गई, लेकिन मानुषी में क्या होगा, सूर्य में आपने गीस कर दिया पुंयोगादाख्यायाम से। फिर इस जो हमारी ये वार्तिक है ये क्या करेगी, उसके या का लोप कर देगी, तो सूर प्लस ई बच गया। उसके बाद आपने भा संज्ञा कर दी और आ का लोप कर दिया तो बन गया सूरी। विशेष में इन्होंने दे रखा है सूर्यस्य देवता स्त्री सूर्या, सूर्यस्य मानुषी स्त्री सूरी। आगे कुछ खास नहीं है भाई, बहुत सारे इन्होंने वर्ड दे रखे हैं, इंद्र, वरुण, भव, शर्व, मृड, काफ़ी सारे हैं। ये इसमें सूत्र में ये कहा गया है गीस प्रत्यय कर दो इन वर्डों के साथ, शब्दों के साथ, और आनुक आगम कर दीजिए। आनुक का बचता है आन। एक एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी सूत्र में देख लीजिएगा। इंद्र प्लस आनुक, आनुक का ब्रैकेट में आन दे रखा है प्लस गीस दे रखा है, गीस की बचेगी ई, तो इंद्रान में ई जोड़ दिया। अब भाई इसमें न है और आगे र भी है तो इसको न कर दोगे तो इंद्राण बन गया, फिर ई जोड़ के बन जाएगा इंद्राणी। इसी तरह से वरुणानी, भवानी, शर्वाणी इत्यादि बनेंगे। अगली वार्तिक है हिम अरण्योर महत्वे। कहते हैं हिम और अरण्य शब्द अगर महत्व अर्थ में होंगे तो इनके साथ भी आपने गीस और आनुक जोड़ना है। गीस प्रत्यय और आनुक का आगम, तो महत हिम, हिमम, हिमानी,
तो बहुत ज़्यादा जहाँ बर्फ़ पड़ती है उसको कहते हैं हिमानी, चोटी को उसकी। और महत अरण्यम अरण्यानि, ये कई बार पेपर में पूछ लेते हैं। तो हिम के साथ आनुक आगम और गींस इस वार्तिक से हो गया। अरण्यानि में अरण्य शब्द के साथ आनुक आगम और गींस इसी वार्तिक से होगा। फिर कहते हैं यवाद दोषे, यव शब्द के साथ दोष अर्थ में, ध्यान रखना दोष अर्थ में गींस और आनुक आगम कीजिएगा। तो दुष्टो यव, यव कैसे हो गए, दुष्ट हो गए, तो यव के साथ आनुक आगम और गींस लगा के बन गया यवानी। आगे वार्तिक है यवनाल लिप्याम, यहाँ पे तोरली सूत्र से त को ल हुआ है, तो यवनाथ लिप्याम, वैसे तो इसका टुकड़ा ये होता है। तो यवन शब्द के साथ लिपि अर्थ में गींस और आनुक आगम करना है। तो यवना नाम लिपि इति यवनानी, तो यवन आनुक और गींस इसी वार्तिक से होगा। आगे वार्तिक कहती है मातुल उपाध्यायो आनुकवा, ये विकल्प से करेगा। अब यहाँ पे कहते हैं मातुल और उपाध्याय शब्द से आनुक आगम विकल्प से होगा। तो दोस्तों जहाँ पे आनुक आगम होगा वहाँ पे आपने गींस तो करना ही है। तो जहाँ पे आनुक आगम और गींस होगा वहाँ बन गया मातुलानी, ठीक है। और जहाँ पे आनुक आगम नहीं होगा वहाँ पे बन गया मातुली। उसी प्रकार उपाध्यायानी आनुक आगम और गींस से बना है, लेकिन उपाध्यायी शब्द आनुक आगम नहीं हुआ है, केवल गींस हुआ है। अगली वार्तिक कहती है आचार्याद अनत्वम च, कहते हैं आचार्य शब्द के साथ या बाद में आनुक के न के स्थान पर न नहीं होता। अब आपको पता है आचार्य में र है तो न को न तो होगा, बट ये जो वार्तिक है ना भाई ये निषेध कर देती है। तो आचार्य से स्त्री आचार्यानी, पेपर में बहुत बार इसको पूछते हैं, कई बार वो न को न करके दे देते हैं तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं वहाँ पर। इसमें आचार्य के साथ आनुकागम और गींस करना है। आगे एक वार्तिक और है भाई अर्य क्षत्रियाभ्याम व स्वार्थे, यह क्या कहती है, अर्य और क्षत्रिय शब्द के साथ आनुक और गींस स्वार्थ में विकल्प से होते हैं। तो एक जगह पे आनुक आगम और गींस होगा और एक जगह पर टाप हो जाएगा। तो अर्याणी में दोनों हुए हैं, अर्या में टाप हो गया। क्षत्रियाणी में आनुक आगम और गींस हो गए हैं, लेकिन क्षत्रिया में केवल टाप हुआ है। आगे सूत्र है भाई ये बड़ा मेन है, ध्यान से देखना। कृतात कर्ण पूर्वात, कहते हैं कृत शब्द अंत में हो लेकिन पहला जो शब्द है वह कर्ण यानी कर्ण कारक से युक्त हो, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, गींस करना है। जैसे वस्त्र कृति शब्द यहाँ पर है तो वस्त्र, अब कृत शब्द पीछे हो गया और वस्त्र वस्त्रेण है यानी कर्ण कारक में है, तो वस्त्र कृत शब्द के साथ अगर आप यहाँ पे गींस जोड़ते हो तो हो गया वस्त्र कृति। वसनेन कृता इति वसन कृति सेम हो जाएगा। लेकिन एक शब्द है धन कृता, इसमें टाप हो जाएगा, इसको स्पेशली याद कर लेना। अगला सूत्र है भाई स्वांग च उपसर्जन आद असंयोगोपधात, यह कहता है कि अंगवाची स्वांगवाची शब्द हो, उपसर्जन हो, उपसर्जन का मतलब आपको चलेगा जब आप समास कीजिएगा उसमें उपसर्जन संज्ञा होती है, उसकी उपधा में संयोग ना हो तो स्त्रीलिंग में आपने गींस लगाना है। सीधी सी बात याद कर लो। अति केश, अब केश शब्द के शरीर के अंग होते हैं, मुख शब्द भी शरीर का अंग होता है और दोनों उपसर्जन युक्त हैं क्योंकि यहाँ पे समास हुआ है। तो अति केश शब्द के साथ इन्होंने गींस लगा दिया, बन गया अति केशी। लेकिन गींस विकल्प से होता है तो एक जगह पे टाप कीजिएगा, बन गया अति केशा। फिर चंद्रमुखी शब्द भी बनता है गींस लगकर और एक जगह पे बनता है चंद्रमुखा टाप होकर। आगे एक सूत्र है न क्रोड़वादी बहु अचह, कहते हैं क्रोड़ आदि शब्द जिसके अंत में हो और उसमें बहुत सारे स्वर हों, उसके बाद आपने गींस नहीं करना है बल्कि टाप करना है। अब देखिए कल्याण क्रोड़ा वर्ड है, यहाँ पे क्रोड़ शब्द अंत में है, कल्याण में बहुत सारे स्वर हैं तो यहाँ पे टाप हो गया, बन गया कल्याण क्रोड़ा। आगे यहाँ पर एक सूत्र आता है आपका नख मुखात संज्ञायाम, ये कहता है न गींस, नख और मुख किसी के अंत में आते हों, ठीक है, तो उनसे आपने गींस नहीं करना है बल्कि क्या करोगे, फिर टाप ही करोगे आपको। उसके बाद अगला सूत्र इसके साथ अटैच है भाई, यह कहता है पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अगह, पूर्व पद में कोई भी वर्ड हो णत्व से युक्त होगा, री र श से युक्त होगा और ग का व्यवधान न हो तो आपने न के स्थान पर न कर देना है। शूर्पणखा में ध्यान से देखिए, अब शूर्पनख, शूर्प पहले है, शूर्प का मतलब होता है छाछ, नख होते हैं नाखून, इसके साथ आपने टाप लगा दिया क्योंकि ऊपर एक वार्तिक थी ये, इसने क्या कहा, गींस नहीं होगा।
टाप लगाया तो उसके बाद अणत्व इस सूत्र से हो गया। अब इसमें क्योंकि ग नहीं था तो शूर्पणखा बन गया, ऐसे अपना गौरमुखा बन गया। उसके बाद भाई आगे सूत्र है जाते स्त्री विषयाद अयोपधात। इसमें ये कहा है कि जातिवाचक शब्द हो उसमें य ना हो तो उसमें आपने गींस करना है। अब तटी शब्द है, तट शब्द है, तट जातिवाचक शब्द है, क्योंकि आपने कारक प्रकरण में पढ़ा है कि पहला ही सूत्र है उसके अंदर कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। तो यहाँ पर तट शब्द जो है वहाँ पर किस रूप में दे रखा है, लिंग मात्र आधिक्य में। तट, तटी, तटम, तटः तटी तटम वैसे बना है तो जातिवाचक है, इसमें यह भी नहीं है तो इस सूत्र से गींस कर दोगे, बन जाएगा तटी। एक शब्द इन्होंने देखा है वृषली, तो वृषली में वृषल शब्द जातिवाचक है, इसको गींस कर दिया गया है। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, इसमें से एक प्रश्न उठकर आता है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि चाणक्य चंद्रगुप्त को क्या नाम देकर बुलाते थे, किस नाम से बुलाते थे, तो कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा जल्दी से। कठ में कठी बन गया, बहुवृच में बहुवृचि बन गया, ऐसे हमारे ये बनते हैं क्योंकि इनमें य नहीं था। आगे एक वार्तिक है भाई, योपद प्रतिषेध है। आपने य का जहाँ पे प्रतिषेध किया है कि गींस नहीं होगा जिसमें य होगा, तो लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे हय, गव्य, मुक्य, मनुष्य, मत्स्य, नाम, प्रतिषेध, अप्रतिषेध, तो इन शब्दों में आपको गींस करना ही पड़ेगा। ये स्पेशल वार्तिक है, तो हय से हई, गव्य से गवी, मुक्य से मुकई, इस प्रकार बन जाएगा। लेकिन स्पेशल वर्ड क्या है इसमें, मनुष्य शब्द है। अगर आपको कोई बोले मनुष्य का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, तो बोलेंगे मनुष्य ही बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, बनता है मनुषी। मनुष्य में अगर आप गींस जोड़ते हो तो एक सूत्र है हलस्तदितस्य, ये सूत्र से य का लोप हो जाएगा, बन जाएगा मनुषी। आगे एक वार्तिक है मत्स्यस्य गीयाम। यह कहता है कि मत्स्य शब्द के बाद अगर गी हो तो य का लोप कर देना। मनुषी में हलस्तदितस्य करता है, लेकिन यहाँ पर ये मत्स्यस्य ज्ञाम करता है, तो मत्स्य में गींस जोड़ा, उसके बाद इस वार्तिक से आपने जो था पीछे, इससे आपने गींस करना था। अब यहाँ पे उसमें मत्स्य प्लस ई रह गया तो बन गया मत्सी। उसके बाद सूत्र है इतो मनुष्य जाते। ये कहता है इकारांत मनुष्य जातिवाचक शब्द होना चाहिए, छोटी ई होनी चाहिए, अंत में मनुष्य जातिवाचक होना चाहिए, तो गींस करना है। अब दाक्षी शब्द है, अब दाक्षी में दक्ष जातिवाचक है मनुष्य के लिए, ईए जोड़ा दाक्षी बन गया। अब ईए होने से उसके अंत में छोटी ई भी आ गई भाई, तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें गींस जोड़ दोगे, बन जाएगा दाक्षी। इसका मतलब होता है दक्ष के कुल में उत्पन्न कन्या। तो यहाँ तक हमारे ई वाले और आ वाले प्रत्यय आते थे, वो गीप था, गींस था, टाप था, चाप था, कुछ भी था। अब आपको बता दूं मैं, संस्कृत में बड़े ऊ वाले भी प्रत्यय होते हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। देखिए दोस्तों, उसी की बात अब यहाँ पे करेंगे। उंग ऊतः, उंग उतः यह कहता है कि जिसके अंत में छोटा ऊ हो, उकारांत शब्द हो, बट उसमें यह नहीं होना चाहिए, तो आपने क्या करना है, स्त्रीलिंग में ऊंग करना है। अब आपके पास शब्द है कुरु। अब कुरु शब्द क्या है, इसके अंत में ऊ है, मनुष्य की जाति भी है गुरु, तो ऊंग कर दो, बन जाएगा कुरु। लेकिन बड़ा ऊ होगा और पीछे विसर्ग है, तो कुरु का मतलब क्या है, कुरु वंश में उत्पन्न कन्या। और ब्रह्म बंधु, ब्रह्म का भाई, ये पुल्लिंग है, लेकिन अब इसमें ऊ है, जातिवाचक है, ऊंग लगाया और शब्द बन गया ब्रह्म बंधु, यानी ब्रह्म की बहन। कभी किसी को अगर आप ऐसा मतलब बोल देते हो कि ब्रह्म बंधु, उसको लगेगा कि मेरे को भाई बोल रहा है, लेकिन वो एक तरह से स्त्रीलिंग का प्रयोग वहाँ पे कर रहे हैं। पंगोश्च, पंगु शब्द भी ऐसे बनता है, पंगु का मतलब होता है लंगड़ा। पुल्लिंग में छोटा ऊ लग के पीछे विसर्ग लग जाता है उसके, ठीक है, हर्ष व उकारांत बनता है। लेकिन अगर पंगु में बड़ा ऊ होगा भाई, तो मतलब उसमें ऊंग प्रत्यय है, और वो लंगड़ी स्त्री के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। उसके बाद वार्तिक है भाई स्वसुरस्य उकारस उकार अकार लोपश्च। यहाँ पे एक सीधी सी बात यहाँ पे ये की गई है कि स्वसुर शब्द के बाद आपने ऊंग प्रत्यय लगाना है, और भाई स्वसुर में जो ऊ है ना उसका लोप कर दो बस। तो आपको एग्जाम्पल में दे रखा है स्वसुर के साथ ऊंग, तो इसका जो ऊ है उसको काट दो, तो स्वसुर ऊ बन गया स्वश्रु। स्वश्रु का मतलब होता है सास, और स्वसुर का मतलब होता है ससुर। उसके बाद एक सूत्र है उरु उत्तर पदाद औपम्मे। यह कहता है कि उरु शब्द अंत में होना चाहिए किसी के, और पहला उसका उपमानवाची हो तो ऊंग लगा दो। जैसे करभ होरु शब्द है, करभ के साथ पीछे उरु जुड़ा हुआ है, करभ जो शब्द है
वह इसका उपमान है, विशेषण है। पीछे उंग लगा दो, बन गया कर भोरू। बट यहाँ पे विसर्ग नहीं लगी है, लेकिन एक्चुअल में विसर्ग आएगी, इसको आपने ठीक कर लेना है। अगला सूत्र कहता है भाई संहित शफ लक्षण वामादेश। कुछ खास बात नहीं है, इतनी सी बात कह रही है कि ये सारे शब्द हैं, इनके योग में आपने ऊंग प्रत्यय करना है और बाद में उरु होना चाहिए। संहित के साथ उरु, संहितोरु, शफोरु, लक्षणोरु, वामोरु, ऊंग प्रत्यय लगाना है। उसके बाद ऊंग खत्म हुआ तो उसके बाद एक सूत्र आता है भी सारंगर्व आद्यों अयोगीन। 2-3 बातें हैं इसमें। एक तो है शब्द सारंगर्व। सारंगर्व का पता आप अभिज्ञान शाकुंतलम जब पढ़ोगे उसके 5वें अंक में आता है, जब कण्व के आदेश से सारंगर्व और शारद्वत दोनों शकुंतला को छोड़ने के लिए जाते हैं दुष्यंत के पास, तो सारंगर्व शब्द होगा, अय प्रत्यांत शब्द होगा और अंत में उसके अ होना चाहिए। तो स्त्रीलिंग में आपने गीन लगाना है। केवल यही एक शब्द है जो गीन लगाता है, तो गीन की भी ई बचती है। सारंगर्व के आप साथ आपने गीन जोड़ दिया, बन गया सारंगर्वी। विद के साथ अय जोड़ा, आदि वृद्धि होके बन गया वैद, फिर गीन वैदी बन गया। उसके बाद एक वार्तिक है अभी आगे, नृ नरयोर वृद्धिश्च। कहते हैं नृ और नर शब्द से गीन करना है। देखो नारी शब्द में भी गीन है और दोनों में आदि अच को वृद्धि करनी है। यह सूत्र स्पेशल वृद्धि करेगा। नृ के साथ गीन लगाओ जब भी नारी बनता है भाई, और नर के साथ गीन लगाओगे जब भी नारी ही बनेगा। उसके बाद लास्ट सूत्र है युनस्ति। यह कहता है युवन शब्द से स्त्रीलिंग में ती प्रत्यय करना है, तो युवन के साथ ती जोड़ोगे, न का लोप होके बन जाएगा युवती, छोटी वाला। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रत्यय दे रखे थे दोस्तों। अब यहाँ पर आपको देखो बता रखे हैं अंत में कि टाप किस सूत्र से होगा, चाप किससे होगा, ती किससे होगा, गीन किससे होगा, गीप किन सूत्रों से होता है, ऊंग इन सूत्रों से होता है, यहाँ पे दे रखे हैं स्पेशल, और अंत में आपको यहाँ पे दे रखे हैं जिनसे होता है गींस। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है स्त्रीलिंग को लेकर, इन प्रश्नों के बारे में, इन सूत्रों के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।